लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी। इसका गवाह वो जो इंडिया गेट है वो इसका गवाह। उस इंडिया गेट में बहुत सारे नाम लिखे हुए जो ये बताते हैं कि इस मुल्क की आजादी के लिए किन किन लोगों ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी। लेकिन वो गुलामी की बेड़ियां तो हमने काट दी और मुल्क आजाद हो गया। लेकिन जिन सपनों के लिए मुल्क आजाद हुआ था वो तो सपने पूरे नहीं हुए। ये मुल्क इन सपनों को लेकर आजाद हुआ था कि जो भी इस मुल्क में रहने वाला व्यक्ति है उसको इस देश में बराबर का स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकार मिलेंगे। उनको अपनी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आजादी मिलेगी। हर एक गरीब, किसान, नौजवान इस देश में तरक्की करेगा, कुर्सी बैठेगा, आगे बढ़ेगा। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और अन्य सब जाते गरीब, उनके बच्चे भी कुर्सी बैठेंगे, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, कारोबार करेंगे और तरक्की करेंगे। किसी के साथ जुल्म, जाति, नाइंसाफी नहीं। लेकिन आज आप महसूस करके देखो, जो सरकार सत्ता में बैठी है वो उसका देखने का नजरिया क्या है। वो कपड़ों के हिसाब से आदमी को देखती है, वो धर्म के हिसाब से लोगों को देखती है, वो जाति के हिसाब से लोगों को देखती है और उनकी कार्रवाइयां भी जाति, धर्म के हिसाब से होती है। जब किसान अपनी मांग को लेकर आता है तो उसको खालिस्तानी बताते हैं। जब दलित अपनी मांग को लेकर जाता है तो उसको नक्सली बताते हैं। जब मुसलमान अपनी बात को लेकर खड़ा होने का प्रयास करता है उसको आतंकवादी बताते हैं। इस मुल्क में इन आरएसएस और भाजपा के संघी गुंडों को अधिकार किसने दिया कि वो इस मुल्क के रहने वाले, कुर्बानी देने वाले, इस मुल्क की मिट्टी को सलाम करने वाले, इस देश के मूल निवासियों को इस तरह के शब्द कहे। ये सत्ता के अहंकार में बात बोल रहे हैं और जिन नेताओं को हमने ताकत दी वो किसी न किसी कारण से चुप है। तो अक्सर चुप्पी आदत बन जाती है और उस आदत का खामियाजा बहुत लंबे समय गुजरना पड़ता है। आप ये महसूस करो, मैं तो जिस वर्ग से आता हूं उन पे तो पैरों पे खड़ा होने के लिए सबसे बड़ा अधिकार अगर था तो वो सरकारी नौकरी थी। सरकारी नौकरी मिलती थी, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती थी, 4 पैसे जेब में आते थे, आदमी अच्छा पढ़ता लिखता था, अच्छा खाता पीता था, आगे बढ़ता था। अब वो सरकारी नौकरी और आरक्षण को इस सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया। सारे सरकार सिस्टम को बेच के अडानी अंबानी को प्राइवेट करके दे दिया। मुझे तो ऐसा लगता है वो दिन दूर भी नहीं कि जब हमें अनाज भी अडानी अंबानी के गोदाम से लेना पड़ेगा। इसीलिए किसानों की जमीन हड़पने के लिए ये कानून बन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जमहूरियत है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है। हम अपनी वोट की ताकत से चाहे तो बड़े से बड़े ताकतवर को जमीन पे पटक दें और चाहे अपने बीच के व्यक्ति को मजबूत कुर्सी पर बिठा के अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ने का फैसला कर दें। आप ये जानते हैं मैं ना किसी मुख्यमंत्री का बेटा हूं, ना किसी मुख्यमंत्री का भतीजा हूं। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं और मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं। आप ये भी जानते हैं मैंने कभी किसी मजलूम का साथ नहीं छोड़ा, चाहे वो यहां हो या दुनिया के बाहर, क्योंकि संविधान ने मुझे ताकत दी है कि मैंने अपनी पहचान दुनिया के स्तर पर बनाई संघर्षों से, भीम आर्मी के साथियों की मदद से। और अगर कहीं भी मैं उसका उदाहरण लेके बताऊंगा, एनआरसी में जब इस प्रदेश का पूरा मुसलमान देश का डरा, सहमा, परेशान और अपने जज्बात का एहसास भी किसी को करा नहीं पा रहा था, तो मैंने महसूस किया कि आज ये लड़ाई मैंने नहीं लड़ी तो आने वाली पीढ़ियां मुझे माफ नहीं करेंगी कि जब इस देश में इतना बड़ा समाज एक परेशान था तो आपने क्या किया था। तो मैं जाके लड़ा जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर और उसकी कीमत चुकानी पड़ी, मुझे जेल जाना पड़ा, मुझे लाठियां खानी पड़ी। फिर मैं वापस आया, फिर मैं पूरे देश में गया शाहीन बाग बनाने के लिए। पूरे देश में जा जाके घूम घूम के शाहीन बाग बनाए और इनके इरादों को, इनके जो बुरे इरादे थे उनको निस्तानाबूद करने का काम किया। उसके बाद जब कोरोना काल में मौलाना साद साहब को, निजामुद्दीन मरकज को, तबलीगी जमात को इन लोगों ने आरोपी बनाया, तो अगर उनके खिलाफ कोई लड़ रहा था उस समय इस सरकार से वो लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था, भीम आर्मी खड़ी थी। जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल भेजा, जब यहाँ कासगंज में एक नौजवान को 1.5 फीट की टंकी में बांध के मार दिया पुलिस के लोगों ने सरकार के सहारे पे, तब उसके परिवार को, उसके परिवार को जब उसको पीटा, उनको बेइज्जत किया, उनकी आवाज उठाने वाला, उस कप्तान पर मुकदमा लिखवाने वाला और उसके परिवार की व्यवस्था कराने वाला चंद्रशेखर आजाद था। जब यहाँ यही आपके बराबर में नेटोर में नारसी में गोलियां चली, उनकी आवाज उठाने वाला, उनके घर जाके उनको विश्वास दिलाने वाला सलमान को, उसकी अम्मी को, उसकी वालिदा को बताने वाला कि अकेला नहीं है, हम सब लोग साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद था। जब
नासिर जुनैद को राजस्थान से लाके यहाँ हरियाणा में मारा और जिंदा जला दिया, उनकी आवाज उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद था। और जब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि कोई फिलिस्तीन की हिमायत नहीं करेगा, तो पूरे देश में अगर सबसे पहली आवाज किसी की थी फिलिस्तीन की हिमायत में, तो यही धामपुर की सरजमी पे चंद्रशेखर आजाद की, जिसने कहा कि वो हर एक कमजोर के साथ है, हर एक मजलूम के साथ है, तब तक साथ रहेगा जब तक उसके शरीर में खून का आखिरी कतरा। मैंने दलितों का, पिछड़ों का कभी साथ नहीं छोड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैं लड़ा और मुख्यमंत्री लड़के 6800 निपटा रिलीज करवा के थी, लेकिन फिर कोर्ट से लोगों ने छीन ली। ईवीएम पर मैं लड़ा, तमाम तरह से 2 अप्रैल पे मैं लड़ा, दिल्ली में गुरुघर तोड़ दिया उसमें मैं लड़ा। और जहां भी किसी गरीब कमजोर पे अन्याय अत्याचार हुआ, यहाँ पाल के बच्चे को मार दिया मेरठ में 2 पार्षदों को पीट लिया, मेरठ में एक हिंदू शेखर था उसको लटका दिया मार पीट के ताकतवर लोगों ने। हर व्यक्ति की लड़ाई मैंने लड़ी, ना जेल देखी, ना लाठियां देखी, ना गोलियां देखी, ना मुकदमे देखे, ना किसी चीज की परवाह की। और जब मैं और नेता तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स से रुक जाते हैं, जब मैं उनसे भी रुका तो मेरे पर गोली भी चलाई। कल आपने देखा होगा कि हरियाणा की एक पार्टी है, हरियाणा के उनके प्रदेश अध्यक्ष को कल गोली मार के सरेआम उनकी गाड़ी पे उनकी हत्या कर दी। ऐसा ही हमला मेरे ऊपर हुआ, लेकिन मेरे साथ इतनी दुआएं थी, इतना प्यार था, इतना आशीर्वाद था माँ बहनों को, मेरे भाइयों का, कि मैं फिर भी बच गया। फिर भी मैं घर में जल्दी जाकर बैठा, आज भी बिना सुरक्षा के आपके बीच में हुई हिम्मत के साथ कि हमें लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अगर मैं ही डर गया तो फिर आपकी लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं, आप जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हो, उसका फर्ज है कि वो लोकसभा में जाके आपके हितों की रक्षा करे, नगीना के लिए भी आवाज उठाए, और पूरे देश में अगर कहीं किसी पर जुल्म हो तो उनकी आवाज बनने का काम करे। लेकिन वो आदमी यहाँ से आपकी वोट तो लेके जाता है और फिर वापस भी नहीं आता। आप ईमानदारी से बताओ, 5 साल पहले जिसको वोट दी थी, क्या दोबारा आपके बीच में आया? ईमानदार से बताओ, दोनों हाथ भागे आया नहीं आया? आप ये महसूस करो, बड़े भोले भाले लोग हो, 10 रुपए का सामान खरीदते हो, 4 बार पलट के देखते हो। भाई जैसे सोचो, उदाहरण बिस्कुट का पैकेट खरीदते हो, भाई ये बिस्कुट का पैकेट फटा हुआ तो नहीं है, इसमें जो माल है वो कम तो नहीं है, ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, लेकिन करोड़ों रुपए से कीमती और 5 साल और अपना मुस्तकबिल तय करने के लिए जो वोट देते हो, एक बार नहीं सोचते कि ये नेता आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए खड़ा होगा, आपकी आवाज बनेगा, आपके साथ बच्चों के साथ जब अन्याय होगा, निर्दोष बच्चों को पकड़ के जेल भेजा जाएगा, इनकाउंटर किया जाएगा, कोई आवाज बनेगा नहीं बनेगा? कभी नहीं सोचते। कितने सीधे साधे लोग हो इस देश में। जमहूरियत में ताकत है, लोकतंत्र में ताकत है, वोट में ताकत है। आप चाहो तो आप नगीना को याद रखना, नगीना की तरह पूरी दुनिया में चमकेगी। आप सबके सहयोग आशीर्वाद से इस बात का मैं वादा करता हूं कि नगीना की नाक नीचे होने दूंगा किसी भी कीमत पे। लेकिन आप भी इस बात को मेरे साथ जो है ना उसका इत्तेहाद कर लो कि इस बार जो लोग आपकी वोट लेके आपकी तरफ देखते भी नहीं, उनको आपको भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप देखो, एक कहावत है, अजमाए हुए को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता है। अगर आप दोबारा से उसी के चक्कर में हो कि जब आप पे जुल्म हो, आपके खिलाफ कानून बने, जब आपकी इज्जत के साथ खेला जाए, जब आपके खिलाफ षड्यंत्र हो, जब आपके यहाँ नाइंसाफी हो और वो चुप रहे, ऐसा नेता चाहिए तो कोई बात नहीं। और अगर आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सीना तान के आपकी लड़ाई लड़े, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, उनके हक अधिकार की, उनके रोजगार की, उनकी तरक्की कारोबार की, तो फिर इस लड़ाई में मेरी मदद करो। आपकी मदद मुझे हिम्मत ताकत देगी, और जब मेरे पास इतनी ताकत होगी फिर मैं बताऊंगा कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। नगीना कोई छोटी जगह नहीं है। इस नगीना ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया, इस बिजनौर ने। इस नगीना ने राष्ट्रीय स्तर के नेता दिए। मैं भी उसी सोच के साथ यहाँ आया हूँ कि जो खिदमत में यहाँ से आपकी मेहनत से जो ताकत लेके आगे बढ़ूंगा, उससे मैं पहले उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा के गरीबों की ताकत बनाने का काम करूंगा, आपकी आवाज बनने का काम करूंगा। इसी तो बात के साथ मैं नगीना के बीच आया। मैं आपसे फिर ये कहूंगा, 100 भेड़ बकरियां पालने से अच्छा है कि एक शेर पाल लो। कम से कम आपको किसी के सामने न हाथ फैलाना पड़ेगा, न आपकी गर्दन झुकेगी। आप इस बात को मेरी समझ लो। आप जिम्मेदार समझदार लोग हो। नेता वो नहीं होता जो वोट लेके भाग जाता है, नेता वो होता है जो आपके साथ 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहता है। मैं तो वोट मांगने पहले, इससे पहले आया क्या वोट मांगने? ईमानदार से बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे कभी आया क्या? आपसे नेता कहेगा मुझे ताकत दे तब मैं कुछ करूंगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं अभी भी इतना ताकतवर हूं कि जिस प्रदेश में जाके खड़ा हो जाऊंगा, सरकार को ना गड़बड़ा दूंगा। इतनी ताकत मैं अपने साथियों के सहयोग से रखता हूं, और ये मैंने करके भी दिखाया। दिल्ली में 2-2 बार
दिल्ली में 2-2 बार हमने केंद्र की सरकार को झुकाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का। और अब भी आप देख लेना, बहुत समय बाकी है। पूरे मुल्क में अगर कहीं जुल्म होगा तो आपकी आवाज बनने के लिए सिर्फ चंद्रशेखर आजाद होगा, बाकी लोग तमाशा देखेंगे, चाहे आप मरो या जियो। मैं आपको भी कह रहा हूं, सब लोगों को, सत्ता तय करती है पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे, सत्ता तय करती है रोजगार किसको मिलेगा, सत्ता तय करती है तालीम किसको मिलेगी, सत्ता तय करती है स्कूल बनेंगे नहीं बनेंगे, सत्ता तय करती है कॉलेज बनेंगे नहीं बनेंगे। आप ये बताओ, बिजनौर के लोगों और बात छोड़ो, नगीना के लोगों, क्या एम्स बिजनौर नगीना में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? एम्स जैसा हॉस्पिटल, आप मुझे बस ये बात बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आपके नेताओं को 52 से बाद अब तक क्यों नहीं महसूस हुआ कि यहाँ के लोगों के लिए भी इलाज के लिए एक बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए? आप मुझे बताओ, क्यों नहीं महसूस हुआ? क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है गरीबों के बच्चे मरे या जिए? ये तो देश अमीरों का है। अडानी अंबानी को पूरा देश भेज दिया मोदी जी ने, सारे मीडिया चैनल भेज दिए। वो मीडिया चैनल सुबह शाम मोदी जी करते रहते हैं और गरीब के सवाल पे वो चुप हो जाते हैं। आप ये महसूस करो किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, और आप देश को प्यार करने वाले लोग हो। जब ये देश लूटा जा रहा है, इसको बचाएगा कौन बचाएगा? आज इस जैसे एक कहावत है, एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक जंगल में आग लग गई। जंगल में बड़े बड़े ताकतवर जानवर थे, मगर किसी ने सुध नहीं ली। एक चिड़िया को समझ आई बात, और वो चिड़िया चोंच में पानी लेके आती, उस आग को बुझाने का काम करती। एक ताकतवर हाथी वहां बैठा हुआ था, उसने हंसते हुए कहा कि चिड़िया जल जाओगे। तो चिड़िया का जो जवाब था, ये आप सबके लिए। चिड़िया ने कहा कि हाँ मुझे पता है मैं जल जाऊंगी, लेकिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, और उस जंगल के इतिहास में मेरी गिनती वफादारों में होगी, शहीदों में होगी, और तेरी गिनती गद्दारों में होगी। क्योंकि जिस दिन जंगल जल रहा था, तू चाहता तो बचा लेता, लेकिन तू बचाने के लिए नहीं था, तू तमाशा देखने के लिए था। आज भी देश रूपी जंगल को ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग कमजोर करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान नहीं रहा तो कोई आपको मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, अंबेडकर भवनों में घुसने नहीं देगा। मेरे लोगों, मेरी बात को याद रखना, मैं आपको बहुत जिम्मेदार सारी बात बता रहा हूं। आज संविधान के रहते ये हाल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिस पे चाहे हाथ रख के कह दो और कोर्ट से भी कहलवा दो कि ये भी हमारा और ये भी हमारा, और आपके रहनुमान ये भी नहीं कह सकते कि यार गलत कर रहे हैं उनके साथ, ये भी नहीं कह सकते। जो ये भी नहीं कह सकते वो आपकी लड़ाई क्या लड़ेंगे, आप अपने आप देख लो। हम तो एक एक मिट्टी के कण के लिए लड़े हैं, और आगे भी हर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ठीक है, इस बार जब आप पार्लियामेंट का मेंबर चुनने जाओ तो ये बात तय करके अपना मेंबर चुनना कि हमें अपने बच्चों को इस देश में स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी देनी है, अपने मुल्क में 2 दर्जे का नागरिक नहीं बनना। और जब आप वोट डालने जाओ तो केतली के निशान पर वोट देके चंद्रशेखर आजाद को ताकत देना। एक आखिरी बात मुझे आपसे करनी है, इधर देखो एक बार, क्या लिखा है पढ़ के बताओ। वेरी गुड, आप भी बताओ क्या लिखा है। तो इसका भी मैं कारण बता देता हूं। 2 तरह की राजनीति आज भारत में है। एक पैसे वाले लोग राजनीति करते हैं, जैसे पहले भी आपके बीच आए होंगे, वो खूब पैसा बांटते हैं, खूब पैसा फेंकते हैं, खूब पैसा बहाते हैं, और फिर ताकत में आ जाते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। ये बात आप समझ लो, अगर नहीं आज समझ आ रही आ जाएगी। देखो, जो पैसे के आधार पर राजनीति करेंगे, काम के आधार पर नहीं करेंगे, वो पैसा फेंकेंगे। पैसे कमी नहीं है, ताकत तो लोग पैसा बहुत, पैसा फेंकेंगे, पैसा बहाएंगे, और फिर जीत के ताकत बना के अपना असल का पैसा वापस करेंगे और अगली बार की तैयारी के लिए पैसा कमाएंगे। तो अब वो आपका क्या भला करेंगे जो खुद कमीशन की राजनीति करते हैं। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं, जिनसे मुकाबला, उनके पास साधन संसाधन की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, और उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, मीडिया की भी कमी नहीं, किसी की कमी नहीं है, लेकिन उनका मुकाबला अकेला चंद्रशेखर आजाद बिना सहयोग के आपके नहीं कर सकता। तो मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आप अपनी मेहनत की, बरकत की कमाई से 1 रुपए की मदद करें, मैं इसका ढक्कन खोल देना, लेकिन मेरी केतली में मदद जरूर करें, जिससे मैं इस लड़ाई को पूरी हिम्मत हौसले के साथ लड़ सकूं। आप ये समझ लो कि हिम्मत हौसला तो इतना है कि जालिम की नाक ही नीची करवा देंगे, जालिम के आगे घुटने टेकेंगे, हिम्मत हौसला तो इतना है। और अपने पर भरोसा भी इतना है, कहते ना हिम्मत मर्दा तो मर्द खुदा, कि हम ये जानते हैं, हमने इतिहास पढ़ा है कि जब फिरौन भी पैदा होते हैं तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं। इन लोगों को ईमान पर रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। इनसे बड़े बड़े बुरे बुरे दौर देखे हैं,
ये दौर भी निपटेगा और हम अपने मुल्क में ताकत हिम्मत के साथ जिएंगे, ताकत हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे, कारोबार भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, रोजगार भी करेंगे और मुल्क की तरक्की में अपना योगदान भी करेंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। यहाँ की कमेटी की लिस्ट मुझे एक बार दे दो।